अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हज पॉलिसी रिलीज़ हो चुकी है, तो आज हम जान लेते हैं उस पॉलिसी में क्या क्या है। सारा कुछ तो बता नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत 13 पेजेस हैं, उसमें 33 पॉइंट्स हैं जिन्हें कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया गया है उसमें। हाँ, मगर जो भी आप लोगों की काम की चीज़ है इंशाल्लाह उन तमाम चीज़ों को आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हज और उम्रा से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है डिवीज़न ऑफ द हज सीट्स। सऊदी अरब से 1,75,025 का जो कोटा है इंडियन गवर्नमेंट को जो अनाउंस हुआ है, अलोकेट हुआ है, उसमें से 80% जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया की होगा और 20% जो है वो प्राइवेट का होगा। सेकंड पॉइंट है, जो भी लोग हज कमेटी ऑफ इंडिया से पहले हज कर चुके हैं वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, वो नॉट एलिजिबल होंगे। अगर हाँ आप किसी के महरम बन के जा रहे हो किसी लेडी के, या फिर 70+ का जो कैंपेनियन है उनके साथ अगर आप जा रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर वहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा। जो भी लेडी या 70+ का जो लोग हैं वो अगर महरम्स को साथ ले जा रहे हैं तो अब उनको अपना सोलम डिक्लेरेशन जो है वो देना होगा। अब हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ हज एप्लीकेशन फॉर्म। हज एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपके स्टेट या यूनियन टेरिटरी के जो हज कमेटी है वहाँ से आप ले सकते हैं, या फिर हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर एक मोबाइल ऐप भी है, एंड्रॉयड ऐप हज कमेटी ऑफ इंडिया बोल के प्ले स्टोर पे आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पर, एलिजिबिलिटी फॉर। सऊदी गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी मुसलमान हज करना चाहता है उसको फिट होना चाहिए ये सारे एस्पेक्ट्स में, फाइनेंशियल, फिजिकल, बिहेवियर एंड मेंटल, ये सारी चीज़ों में अगर वो फिट होगा तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कंडीशन हैं, तो चलिए आप लोगों को बता देती हूँ। जिसमें पहला जो है उसके पास मशीन रीडेबल वैलिड इंडियन इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए। जो भी इंडियन पहले हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू हज कर चुका है वो अप्लाई नहीं करेगा। हाँ, इन केस अगर वो किसी के महरम बन के जा रहे हैं, किसी लेडी के या फिर 70+ के जो लोग जाएंगे उनके साथ जा रहे हैं, तो अब वो अप्लाई कर सकते हैं और एक्स्ट्रा चार्जेस पे करेंगे। इसके साथ आपको सोलम डिक्लेरेशन भी देना होगा। अगर आपने किसी भी तरह की फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी तो आप किसी भी टाइम डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इवन आप बोर्डिंग कर चुके हो प्लेन में, उस वक्त भी आपको डीबोर्ड करा दिया जाएगा और जो भी अमाउंट आपने पे किया है उसको भी ज़ब्त कर लिया जाएगा और आपके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया जा सकता है। लिए जब भी आप फॉर्म भरें ध्यान से अपनी सही इन्फॉर्मेशन दें। जिन लोगों को भी सीवियर मेडिकल कंडीशन है जैसे कि कैंसर, एडवांस कार्डियक, रेस्पिरेटरी, लिवर और किडनी डिसीजेस, इन्फेक्शियस ट्यूबरकुलोसिस डिसीजेस, या फिर मेंटली फिट नहीं हो, ऐसे लोग भी नहीं अप्लाई कर सकते। और अगर कोई अपने एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में है तो उस केस में इंटरनेशनल फ्लाइंग रूल्स कुछ हैं, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और अगर कोर्ट ने किसी इंसान को बाहर दूसरे देशों में जाने के लिए पाबंदी लगाई है तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। और अगर कोई बच्चा 18 ईयर से कम का है तो उसके लिए मैंडेटरी है कि लीगल गार्डियन या फिर पेरेंट होना ज़रूरी है। अब तक हमने बात कर ली एलिजिबिलिटी की, अब जान लेते हैं लेडीज़ ट्रैवलिंग विदाउट देयर महरम। अगर कोई लेडी है जिनकी एज 45 के ऊपर है और वो अकेले हज पर जाना चाहती हैं क्योंकि उनका कोई महरम नहीं है, उस केस में आप अपने मौल्लिम से पूछ लें, उनकी परमिशन लें, फिर आप जो लेडीज़ का ग्रुप होता है उसमें जा सकते हैं। और अगर आपको ग्रुप नहीं मिल रहा है तो आप सिंगल ही अप्लाई कर दें। हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है आप लोगों का ग्रुप दूसरे लेडीज़ के साथ बना देगी। जो भी लेडी विदाउट महरम के ट्रैवल करेंगी, इस तरह की लेडीज़ का एक ग्रुप बनाया जाएगा और उनके लिए लिविंग अरेंजमेंट, सेपरेट लिविंग अरेंजमेंट की फैसिलिटी भी दी जाएगी कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा की तरफ से। हमारा अगला 6th पॉइंट जो है वो है कवर साइज़ के बारे में। एक कवर में या फिर एक ग्रुप में कह लें आप, एक मिनिमम एक बंदा रह सकता है, मैक्सिमम 4 अडल्ट प्लस 2 इन्फेंट्स होने चाहिए। अगर आपकी फैमिली में इससे ज़्यादा लोग जाना चाह रहे हैं तो आप लोगों को अलग ग्रुप करने पड़ेंगे। इन्फेंट का जो टिकट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, 10% जो है चार्ज किया जाएगा फुल एयर फेयर से। और जिस अप्लीकेंट की एज 2 ईयर से अबव होगी उन्हें अडल्ट में जो है कंसिडर किया जाएगा और उनको फुल अमाउंट जो है वो देना होगा। हमारा अगला पॉइंट नंबर 7 जो है, एक
कवर के बारे में है, मतलब कौन कौन रहेगा कवर में, इसके क्या क्या कंडीशंस हैं उसके बारे में अभी जान लेते हैं। आपके कवर में मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 एप्लीकेंट, अडल्ट एप्लीकेंट रहेंगे और 2 इन्फेंट्स रहेंगे। ग्रुप का जो हेड होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि जो ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उनका पेमेंट वगैरह करने की। और आपका जो एक कवर रहेगा इसमें आपके फैमिली मेंबर्स, ब्लड रिलेटिव्स और नियर बाय रिलेटिव्स इंक्लूड कर सकते हैं। जो भी अकोमोडेशन दिया जाएगा वो ग्रुप के सभी लोगों के लिए इक्वल सेम रहेगा। किसी भी केस में आप ग्रुप को स्प्लिट या अलग नहीं कर सकते। अगर ग्रुप का कोई एक बंदा प्रीपोन या पोस्टपोन करना चाहेगा अपनी फ़्लाइट को, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सारी ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो एक ही साथ ट्रैवल करेंगे और एक साथ रहेंगे। अगर किसी केस में हेड का जो कवर का जो हेड है अगर वो ही कैंसिल कर रहा है अपना एप्लीकेशन, तो उसको उस ग्रुप में से किसी भी मेल एप्लीकेंट को जो है उस ग्रुप का हेड बनाना होगा। अगर कोई मेल एप्लीकेंट अपना एप्लीकेशन कैंसिल करता है और वो किसी का महरम बनकर जा रहा था, तो उस केस में उस मेल एप्लीकेंट को किसी और मेल एप्लीकेंट को उस लेडी का महरम बनाना होगा और उसका रिलेशन भी साथ में मेंशन करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस मेल एप्लीकेंट के साथ जो जिसके महरम बन के जा रहे थे, तो उस लेडी का भी एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ये जो चेंज ऑफ महरम है ये सिर्फ सम स्पेसिफिक केसेस में ही अलो किया जाता है, जैसे कि किसी की डेथ हो जाए या फिर कोई मेडिकल प्रॉब्लम इशू उठे, इन केस में ही इसको अलो किया जाता है। ये अपने अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, सोलम डिक्लेरेशन अबव 70 ईयर्स ऑफ एज पर। 70 प्लस एज की जो कैटेगरी है उसमें जितना भी कोटा अलोकेट किया जाएगा स्टेट या यूनियन टेरिटरी को, अगर वहाँ पर अप्लीकेशंस अलोकेटेड कोटा से अगर ज़्यादा रिसीव होते हैं तो उस केस में जो है पूरा किया जाएगा, मतलब लॉटरी सिस्टम किया जाएगा। 70 प्लस एज कैटेगरी के जो अप्लीकेंट हैं को सोलम डिक्लेरेशन है वो सबमिट करना होगा। अगर जो सोलमन डिक्लेरेशन है वो अगर गिवन फॉर्मेट में नहीं होगा या फिर इनकम्प्लीट रहेगा या फिर आप उसे दोगे ही नहीं, तो इस केस में आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सोलम डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग पर जनरल कैटेगरी वालों को भी ए सोलम डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग जो है वो सबमिट करना होगा। यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन रहेंगी, जो अगर गिवन फॉर्मेट में नहीं होगा या इनकम्प्लीट होगा या फिर आप दोगे नहीं तो आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। जो है सोलम डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग है ये इंग्लिश में ही होना चाहिए। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 10 पर, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। हर स्टेट्स को जो भी सीट्स अलॉट होंगे वो कुछ इस तरह के ऑर्डर में होंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी 70 प्लस कैटेगरी वालों को, जिसमें 70 प्लस एप्लीकेंट के साथ उनका कैंपेनियन भी होगा। और सेकंड जो है आएगा वो लेडीज़ ट्रैवलिंग विदाउट देयर महरम का, और थर्ड जो आएगा वो होगा जनरल कैटेगरी में। पॉइंट नंबर 11 के बारे में जान लेते हैं, 70 प्लस एज अप्लीकेंट। अगर आप 70 प्लस रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो आपके साथ आपका एक कंपेनियन होना बेहद ज़रूरी है, अकेले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कंपेनियन का रिलेशन कुछ इस तरह से होना चाहिए, शौहर, बीवी, भाई, बहन, बेटा, बेटी, बहू, पोता, पोती, भतीजा, भतीजी, ऐसा कुछ रिलेशन होना चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ ट्रैवल कर रहे हैं और दोनों की एज 70 प्लस है और 70 प्लस कैटेगरी में अगर वो जा रहे हैं तो इनके साथ 2 कंपेनियंस को जो है अलो किया जाएगा और उन्हें उनके साथ ब्लड रिलेशन होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोटा। मुझे लगता है इसकी आप लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं है, तो हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 13 और 14 जो है ये खुरा से रिलेटेड है। अब पॉइंट नंबर 15 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो गवर्नमेंट का कोटा था, मतलब जो वीआईपी का कोटा भी कह सकते हैं आप, उसको कैंसिल कर दिया गया है और वहाँ पर भी जो भी सीट्स अलॉट होते थे वो सारे अब जनरल पोल में ही मर्ज किए जाएंगे। आगे के पॉइंट्स भी अगर इसी में कवर कर दूंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, शायद आप लोग बोर हो जाओ, तो मैं ऐसा करती हूँ आगे के जो भी पॉइंट्स हैं वो अपनी अगली वीडियो में कवर कर दूंगी। तो मिलती हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।